नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे सोसाइटी को जस्ट कैसे बनाया जाए और इकोनॉमी को और ज़्यादा रिजिलियंट कैसे बनाया जाए। जस्ट सोसाइटी क्या है हम ये भी जानेंगे और रिजिलियंट इकोनॉमी क्या है इसका मतलब भी जानेंगे। ये आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद कम्युनिटी ट्रांसमिशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आर्टिकल डिस्कस करेंगे टेररिज्म से संबंधित। सबसे लास्ट में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एनपीटी से संबंधित। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को फोर्स में आए 50 साल पूरे हो चुके हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिजिलियंट इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी से जो तबाही हुई है, इस तबाही ने काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के जो इस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं उनको चैलेंज किया है। और ये प्रिंसिपल्स पब्लिक पॉलिसी में पिछले 50 सालों से डोमिनेट कर रहे थे। इस आर्टिकल में राइटर 7 नए रेडिकल आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं जिनकी सहायता से इकोनॉमी को और ज़्यादा रिजिलियंट बनाया जा सकता है और सोसाइटी को और ज़्यादा जस्ट बनाया जा सकता है। जस्ट मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ जमा कर ली है, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग गरीबी के शिकार हैं, वो 2 वक्त की रोटी का भी प्रोविज़न नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके वल्नरेबल सेक्शंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रॉस्पेरिटी अचीव करने की। ऐसी सोसाइटी होगी जस्ट सोसाइटी। और रिजिलियंट का मतलब क्या होता है? रिजिलियंट मतलब जब कोई चीज़ देखो एडवर्स कंडीशंस को आसानी से झेल जाती है, उससे रिकवर कर जाती है, मतलब वो चीज़ रिजिलियंट है। जैसे ये एग्जाम्पल वैसे आप अपने आप से मत जोड़िएगा। मान लीजिए किसी का रिजल्ट आता है, प्री का सिलेक्शन नहीं होता है, वो पर्सन जल्दी से रिकवर हो जाता है। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर से और ज़्यादा मेहनत से तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब वो पर्सन रिजिलियंट है, उसने एडवर्स कंडीशन को विथस्टैंड कर लिया और रिकवर होके फिर से पहले जैसा हो गया, पहले जैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो हमें हमारी इकोनॉमी को रिजिलियंट बनाना है ताकि अगर इकोनॉमी के द्वारा एडवर्स कंडीशन फेस की जाती है तो इकोनॉमी क्रैश ना करे, जैसे अभी कोविड-19 की महामारी की वजह से हो रहा है। तो 7 आइडियाज़ को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आइडिया डी ग्रोथ। अभी देखो ऑलमोस्ट सभी देशों के द्वारा ये पता लगाने के लिए कितनी प्रोग्रेस हुई है, जीडीपी का सहारा लिया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम भी बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि इस साल हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतनी रह सकती है, लेकिन राइटर कहते हैं विभिन्न देशों को जीडीपी के कंसेप्ट को अब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जीडीपी का आप इस्तेमाल करते हो ये पता लगाने के लिए कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है, जीडीपी का कंसेप्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं करता है। दूसरी लिमिटेशन ये है, जैसे देखो घरों में महिलाओं के द्वारा बहुत सारा काम किया जाता है, लेकिन उसको काउंट ही नहीं किया जाता जीडीपी में। इसके अलावा समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, गरीब और अमीर के बीच की खाई है, इसको भी कंसिडर नहीं किया जाता जीडीपी के कंसेप्ट के द्वारा। एक और लिमिटेशन देखो, जैसे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो ज़्यादा हो रही हैं, जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रही है, लेकिन भैया आप ये भी तो काउंट करो कि इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है और आगे जाके इससे इकोनॉमी पर और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कितना असर होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है जीडीपी के कंसेप्ट के द्वारा। इसलिए राइटर कहते हैं आप जीडीपी के कंसेप्ट को इग्नोर कीजिए, दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो अपनाइए। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, भूटान का एक कंसेप्ट है, आपने नाम सुना होगा, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स। फिर कुछ डिटेल्स देते हैं राइटर, जैसे इकोनॉमिक्स के कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ, इन सब ने ये कहा आप जीडीपी के कंसेप्ट पर फिर से विचार कीजिए।
इवन 170 डच एकेडमिक्स ने भी एक 5 पॉइंट का डी ग्रोथ का मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया। मकसद यही था कि जीडीपी के अलावा दूसरे कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाए प्रोग्रेस मेजर करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे आइडियाज़ की। देखो, जो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये मांग करते हैं कि विभिन्न देशों के बीच बाउंड्रीज खत्म होनी चाहिए। जैसे काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, शेंजन वीज़ा का कंसेप्ट है। मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा भी लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप दिल्ली से हरियाणा जा रहे हो, वैसे ही आप फ्रांस से जर्मनी जा रहे हो। तो इस प्रकार से अगर बाउंड्रीज नहीं होती विभिन्न देशों के बीच, ट्रेड आसानी से हो जाता है, लोग आसानी से जा आ सकते हैं, तो ज़्यादा प्रोग्रेस आती है। लेकिन राइटर इसके खिलाफ बोलते हैं। राइटर कहते हैं ये बात सच है, ये इस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल था कि फ्री ट्रेड होता है तो ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी। लेकिन देखो, अलग अलग देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग लेवल पर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर देखो अफ्रीका और चाइना के बीच फ्री ट्रेड होगा तो क्या होगा? चाइना के प्रोडक्ट्स की तो बाढ़ आ जाएगी अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे चाइना के पास है। अफ्रीका में वैसी मशीन्स नहीं है जैसी चाइना के पास हैं। तो दोनों के बीच में फ्री ट्रेड होगा, बाउंड्रीज खत्म होंगी, तो अफ्रीका के देशों में चाइना के ही प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे और अफ्रीका की जो लोकल कंपनीज हैं वो तो सामना कर ही नहीं पाएंगी चाइना की कंपनीज का। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा अफ्रीका का। यहाँ पे तो जॉब्स जनरेट होंगी ही नहीं। तो राइटर यही कहते हैं, ये जो पहले इस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल था ना, बाउंड्रीज को ख़त्म कर लो, फ्री ट्रेड हो, इससे प्रोस्पेरिटी आएगी, इस प्रिंसिपल को भी फिर से कंसिडर करने की आवश्यकता है। और इवन कोविड-19 ने एक और रीज़न दे दिया है, विभिन्न देशों को ये जताया है कि बाउंड्रीज होनी चाहिए, इससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे आइडिया की। रोनाल्ड रीगन जो पहले यूएसए के राष्ट्रपति थे, इन्होंने एक बात बोली थी, गवर्नमेंट इज नॉट सॉल्यूशन, गवर्नमेंट इज प्रॉब्लम। इन्होंने कहा था गवर्नमेंट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट खुद एक प्रॉब्लम है। आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। लेकिन देखो, आज समय ऐसा आ गया है, इवन बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशंस जो पहले ये कहा करती थी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, वो भी मांग कर रही हैं कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करें। हमारे देश में भी मांग चल रही है एविएशन सेक्टर की कंपनीज और काफ़ी सारी एमएसएमईज के द्वारा कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ प्रोवाइड करे, कुछ पैकेज दें। तो गवर्नमेंट फायदे के लिए है, ऐसा राइटर बोलते हैं। चौथा प्रिंसिपल, मार्केट इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। एक सेकेंड, देखो आपने एक एडम स्मिथ का कंसेप्ट सुना होगा, इनविजिबल हैंड वाला। एडम स्मिथ बोलते हैं कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो। मार्केट में अगर हर एक पर्सन अपने फायदे के लिए काम करेगा तो ओवरऑल गुड भी अपने आप से हो जाएगा। मार्केट सब कुछ बैलेंस कर देती है। लेकिन राइटर इसके जवाब में बोलते हैं, देखो मार्केट को मैनेज करने के लिए मनी कन्वीनियंट करेंसी है। मतलब मनी की सहायता से आप सर्विस परचेज करते हो, आप गुड्स परचेज करते हो। लेकिन मार्केट में होता क्या है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा मनी इकट्ठा हो जाता है तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिसके पास मनी नहीं होता वो तो कुछ परचेज नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है, मार्केट पे अगर सब कुछ छोड़ा जाता है तो इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और पिछले 50 सालों में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी भी हैं, ये वेरियस रिपोर्ट्स बताती भी हैं। तो मतलब सब कुछ मार्केट पे छोड़ना एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आइडिया, देखो जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं ना, तो हम मानते हैं कि प्रोग्रेस का ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर्स की वेलफेयर। इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, जबकि सोसाइटी में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिटीजन्स हैं। राइटर कहते हैं देखो प्रोग्रेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिटीजन्स की वेलफेयर, ना कि कंज्यूमर्स की वेलफेयर। फर्क क्या है? फर्क मैं आपको बताता हूं। देखो कंज्यूमर्स की वेलफेयर तो इतने में सुनिश्चित हो जाती है कि कंज्यूमर्स को सस्ता प्रोडक्ट मिल जाए,
भला हो जाए कंज्यूमर का। लेकिन सिटीजन्स के लिए और भी बहुत सारे इश्यूज मैटर करते हैं, जैसे जस्टिस, डिग्निटी, सोसाइटी में हार्मनी। एक सिटीजन ये सब चीज़ें भी चाहता है, जबकि कंज्यूमर सिर्फ इतना चाहता है मुझे सस्ती चीज़ें मिल जाएं। तो हम जब प्रोग्रेस की बात करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए सिर्फ कंज्यूमर की वेलफेयर सुनिश्चित करना, हमारा मकसद होना चाहिए सिटीजन की वेलफेयर सुनिश्चित करना। और ये आप सुनिश्चित कर सकते हो ह्यूमन बींग्स को जस्टिस प्रोवाइड करके, उनकी डिग्निटी को इंश्योर करके, सोसाइटी में हार्मनी इस्टेब्लिश करके। नेक्स्ट आइडिया, डार्विन का एक फेमस प्रिंसिपल आपने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ ओनली फिटेस्ट। मतलब वो लोग जो ताकतवर हैं, जो एडवर्स कंडीशंस को झेल जाते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, वो सफल होंगे। और वो लोग जो एडवर्स कंडीशंस को नहीं झेल पाएंगे, कमज़ोर हैं, वो फेल हो जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये देखो मार्केट में लागू होता है, आपने देखा होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अभी 2 ही कंपनी रह गई हैं ई कॉमर्स सेक्टर में जिनके बीच आपस में कंपटीशन है। जबकि शुरुआत में कितनी सारी कंपनीज थी, स्नैपडील, होमशॉप, 18, दुनिया भर की कंपनीज थी, लेकिन वो सारी या तो फेल हो गई या उनको एक्वायर कर लिया गया। ये दोनों इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि अमेजोन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, शुरुआत में इतने सारे ऑफर दिए गए। और फ्लिपकार्ट में भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई है। अब तो आपको जैसे पता है वॉलमार्ट की ऑलमोस्ट 77% हिस्सेदारी है फ्लिपकार्ट में, और वॉलमार्ट के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये ताकतवर लोग रह गए, इन दोनों के बीच में कंपटीशन रह गया, बाकी जो कमज़ोर थे वो सब फेल हो गए। अब वैसे रिलायंस जियो की भी एंट्री हो रही है इस ई कॉमर्स सेक्टर में। तो देखना ये होगा कि जियो वालों ने जैसे टेलीकॉम सेक्टर में डिसरप्शन लाई थी कि ई कॉमर्स सेक्टर में भी वो डिसरप्शन ला पाते हैं या फिर नहीं। खैर, हमारा फोकस इस प्रिंसिपल में है, कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, ये राइटर का मानना है। अभी तक बच्चों को भी यही सिखाया जाता है स्कूल्स से कि कंपटीशन कीजिए, कंपटीशन में आगे निकलना है। नेशंस का भी आपस में कंपटीशन चल रहा है, कंपनीज का भी आपस में कंपटीशन चलता रहता है। ये गलत है। कोलैबोरेशन से भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। राइटर का ये मानना है हर चीज़ देखो कंपटीशन से नहीं अचीव की जा सकती। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मिलकर अचीव कर सकते हो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर विभिन्न देश मिल के काम करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है। अभी आप कोविड-19 की महामारी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर विभिन्न बायोटेक कंपनीज, विभिन्न देश आपस में कोऑपरेट करें तो शायद बेहतर ढंग से इस महामारी से निपट सकते हैं। तो राइटर का फोकस कोलैबोरेशन पे है, ना कि कंपटीशन पर। लास्ट आइडिया, देखो पहले क्या होता था, जिसके पास ज़्यादा लैंड होता था उसके पास ज़्यादा पावर होती थी। लेकिन आज नॉलेज जो है वो ऐसी चीज़ है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है उसके पास ज़्यादा पावर है, उसके पास ज़्यादा वेल्थ है। जैसे गूगल वालों के पास बहुत नॉलेज है, तभी तो यूट्यूब, जीमेल, पता नहीं कितने सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स बना के रखे हैं और कितना पैसा ये कमाते हैं। राइटर कहते हैं देखो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, इस पर पब्लिक का हक है, इसलिए नए इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व करने की आवश्यकता है ताकि टेक्नोलॉजीज पर पब्लिक ओनरशिप इस्टेब्लिश की जा सके, और टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे हो इसका भी अच्छे से रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि जैसा आपको पता है टेक्नोलॉजीज को तो दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खराब ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी। तो ये 7 आइडियाज़ अब हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ना, तो उस समय क्या था, उस समय मार्केट में लिक्विडिटी की कमी थी, मनी की कमी थी। इकोनॉमी को गाड़ी से कंपेयर करते हैं और मनी को फ्यूल से कंपेयर करते हैं राइटर। मनी की कमी हो गई थी मार्केट में, यानी फ्यूल खत्म हो गया था, तो इकोनॉमी की गाड़ी चलनी रुक गई। तो विभिन्न देशों ने क्या किया, फ्यूल डाल दिया गाड़ी में, यानी लिक्विडिटी को इंक्रीज कर दिया मार्केट में, तो गाड़ी फिर से चलने लगी और फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप गाड़ी में फिर से फ्यूल भर दोगे तो भी इकोनॉमी वाली गाड़ी नहीं चलने वाली है, क्योंकि गाड़ी के स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है, इंजन में खराबी है। तो आपको गाड़ी का इंजन चेंज करना होगा, और कैसे चेंज कर सकते हो, ये 7 आइडियाज़ जो हमने अभी डिस्कस किए, इन 7 आइडियाज़ पर आप काम कीजिए, आप
इकोनॉमी रूपी गाड़ी का इंजन चेंज कर सकते हो। लास्ट में 2-3 बातें और भी बोली जाती हैं। इनोवेशन आनी चाहिए हर एक लेवल पे। इकोनॉमी को और ज़्यादा रिजिलियंट बनाने के लिए चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लाइफ पैटर्न में, काम करने के तरीके में, कंजम्पशन हैबिट्स में, हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज़ में हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर सोचना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का पर्पज़ क्या है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्पज़ क्या है, बिजनेसेस और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का पर्पज़ क्या है, हमारी लाइफ्स का पर्पज़ क्या है। जब हम इन क्वेश्चंस को गहराई से सोचेंगे तब हम आवश्यक बदलाव लाएंगे और इकोनॉमी को और ज़्यादा रिजिलियंट बना सकते हैं, सोसाइटी को और ज़्यादा जस्ट बना सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। मान लीजिए इटली में किसी पर्सन को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है और वो पर्सन इंडिया में आ जाता है। इंडिया में आकर उस पर्सन को सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये जो केस है ये इंपोर्टेड केस है कोविड-19 का। मतलब पर्सन को इन्फेक्शन हुआ था इटली में, लेकिन सिम्टम्स यहाँ पर डेवलप हुए। और अगर उस पर्सन के संपर्क में इंडिया में उसके परिवार का कोई सदस्य आ जाता है या फिर कोई दूसरा पर्सन आ जाता है तो हम बोलेंगे लोकल ट्रांसमिशन हुआ है। मतलब ए पर्सन आया था इटली से इंडिया में, उसको वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ था लेकिन सिम्टम्स यहाँ पर डेवलप हुए और ए पर्सन से ही नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो गया इंडिया में किसी दूसरे पर्सन में, बी में, सी में या फिर डी में, कोई भी हो सकता है। तो बी, सी, डी ये जो केसेस होंगे ना कोविड-19 के, ये होंगे लोकल ट्रांसमिशन के। ये इंपोर्टेड नहीं है क्योंकि ये खुद इटली नहीं गए थे। इटली से जो पर्सन आया उनके थ्रू वायरस ट्रांसमिट हुआ इन पर्सन्स में। अब बात करते हैं तीसरे केस की। जब देखो इंडिया में किसी पर्सन को कोविड-19 हो जाता है लेकिन हम ट्रेस नहीं कर पाते कि किसके थ्रू ये इन्फेक्शन हुआ है उस पर्सन में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक्स पर्सन को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया, सारी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल ली, लेकिन सरकार और हमारा डिजीज सर्विलेंस सिस्टम है वो ये नहीं ट्रेस कर पाया कि किस पर्सन के थ्रू एक्स पर्सन में कोविड-19 के वायरस ने ट्रांसमिट किया। बस फिर ये एज्यूम कर लिया जाता है कि कम्युनिटी के किसी पर्सन से वायरस ट्रांसमिट हो गया एक्स में, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जब हम कॉन्टैक्ट को नहीं ट्रेस कर पाते कि किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। ये स्टेज देखो काफ़ी खतरनाक होती है क्योंकि अभी तक तो सरकार की स्ट्रेटजी यही है ना, ये पता लगाया जाए कि किसको इन्फेक्शन हुआ है, बाद में उस पर्सन के कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन में रखा जाए ताकि वायरस फर्दर ट्रांसमिट ना हो और ट्रांसमिशन की जो चेन है वो ख़त्म की जा सके। लेकिन आपको यही नहीं पता कि अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में आया है, उसको कोविड-19 हुआ है, आपको यही नहीं पता कि वायरस फैला कहाँ से है, किस पर्सन ने इन्फेक्ट किया उस पर्सन को जो हॉस्पिटल में आया है। तो फिर आप कैसे इस महामारी पर काबू पाओगे? तो अभी क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? क्या हम इस स्टेज में एंटर कर चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो रहा है, कैसे एक पर्सन दूसरे को ट्रांसमिट कर रहा है? क्या हम इन्फेक्टेड पर्सन्स के कॉन्टैक्ट्स का पता नहीं लगा पा रहे हैं? देखो, इसका आंसर सरकार ये कहकर देती है कि इंडिया में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। अभी तक हम इस स्टेज में हमने एंटर नहीं किया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज जिन राइटर्स ने ये आर्टिकल लिखा है वो देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। इंदौर के दो डॉक्टर्स का एग्जाम्पल देते हैं, हैदराबाद के एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं, चेन्नई के एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं और चेन्नई में एक 20 साल के लड़के का एग्जाम्पल देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स देते हुए राइटर्स कहते हैं इनको कोविड-19 हुआ बट कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस नहीं किया जा सका। मतलब ये पता ही नहीं लगा कि इनको इन्फेक्शन किससे हुआ, तो मतलब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही तो है ना। तो फिर सरकार क्यों कहती है कि हमने अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में एंटर नहीं किया है? पहला कम्युनिटी ट्रांसमिशन का केस सामने आ गया था 20 मार्च के आसपास। अगर तभी सरकार सूचित कर देती
कि हाँ कहीं कहीं पर कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर्स को सचेत रहने की आवश्यकता है। तो हमारे देश के डॉक्टर्स प्रॉपर सावधानियां बरतते, प्रॉपर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इस जानकारी के अभाव में बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने प्रॉपर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया और उनको इन्फेक्शन हो गया और बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ भी हो गई। देखो, हेल्थ केयर वर्कर्स की जब डेथ होती है तो बल्कि बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ता है। काफ़ी हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन हुआ, पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स को सील कर दिया गया, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा कमज़ोर हुआ। तो राइटर्स इस आर्टिकल में यही बोलते हैं, सरकार से आह्वान करते हैं कि भैया आप मान लीजिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, इससे आपकी इज्जत घट नहीं जाएगी, लेकिन प्रॉपर सावधानियां आगे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे लोग लेंगे। अगर आप मानोगे नहीं तो कम्युनिटी में और ज़्यादा ट्रांसमिशन होता रहेगा, लोगों को पता ही नहीं होगा कि अब कौन सी स्टेज में हमने एंटर किया है। तो सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए और उसके बाद इस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कम्युनिटी ट्रांसमिशन से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टेररिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। परसों की ये बात है, जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी दुखद खबर आई। एक ऑपरेशन में आर्मी के 4 सोल्जर्स शहीद हो गए। इन चारों में एक कर्नल और मेजर भी शामिल हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए। तो देखो, फोकस एक बार फिर से इस बात पर आ गया है, क्या सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म से निपटने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, क्या उनमें बदलाव की आवश्यकता है? क्योंकि देखो, ऐसा काफ़ी ज़्यादा रेयरली होता है कि 2 आतंकवादियों ने हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल्ड, हाईली मोटिवेटेड 5 सोल्जर्स को इस प्रकार से मार दिया हो, मतलब 4 सोल्जर्स और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रहा उसमें ही कोई ना कोई कमी रही है। डिटेल्स तो एग्जैक्टली नहीं आ पाई हैं कि हुआ क्या वहाँ पर, लेकिन जो डिटेल्स निकल के आई उसके अनुसार चंगीमुला विलेज में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। एक घर में ऐसी इंटेलिजेंस मिली थी तो 5 ऑफिशियल्स की टीम गई थी। शुरुआत में जो फायर आ रहा था, बिल्डिंग के साथ काउस को रखने के लिए जो तबेला होता है ना, वहाँ से फायर आ रहा था। तो कुछ समय बाद फायरिंग रुक गई। तो इन 5 ऑफिशियल्स ने सोचा कि बिल्डिंग में एंटर करके ऊपर वाले फ्लोर पे जाके ऊपर से फायर किया जाए, काउ साइड के ऊपर यानी तबेले के ऊपर। लेकिन जब सोल्जर्स ने एंट्री की घर के अंदर तो यहाँ पर फिर से फायरिंग स्टार्ट हो गई। मतलब यहीं पर कुछ गलत हुआ है। शायद कुछ ऐसा हुआ है कि आतंकवादी घर के अंदर थे और घात लगाए बैठे थे, मतलब छुप के बैठे थे, और जैसे ही सोल्जर्स ने अंदर एंटर किया उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और देखो हुआ क्या, जब बटालियन के दूसरे लोगों ने इन 5 ऑफिशियल से संपर्क करने की कोशिश की, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो जवाब आया आतंकवादियों की तरफ से। तभी जो बाकी की जो टीम है वो समझ चुकी थी ये तो बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो गया। रीइंफोर्समेंट आई और स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और इन 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैसे तो देखो, हर एक सोल्जर की जो लाइफ है वो अमूल्य है, और जब भी कोई सोल्जर शहीद होता है तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ी क्षति होती है। लेकिन अगर कोई कर्नल रैंक का ऑफिसर शहीद होता है ऑपरेशन में, तो ये कहीं ना कहीं मोराल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले 2015 में कर्नल रैंक का ऑफिसर शहीद हुए थे एक ऑपरेशन में। तो रेयरली ऐसा होता है कि इतने बड़े ऑफिसर की डेथ हो जाती है किसी ऑपरेशन में। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। पाकिस्तान में अलग से एक डिपार्टमेंट है जो इंडिया पर फोकस करता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कोविड-19 हो या फिर और भी सिचुएशन खराब हो, पाकिस्तान आतंकवादियों को इंडिया में भेजता रहेगा। इंडिया विरोधी गतिविधियां कश्मीर में पाकिस्तान चलाता रहेगा। लेकिन हमें
अपनी गलतियों से सीखना होगा, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में बदलाव लाना होगा ताकि इस प्रकार से हमारे सोल्जर्स शहीद ना हों। एक बात यह भी बोली जाती है, जब से स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, तब से लेके अभी तक वैसे स्टेटस में ज़्यादा बदलाव आया नहीं है। आतंकवाद पहले भी था, आतंकवाद आज भी है। पाकिस्तान पहले भी प्रॉक्सी वार लड़ रहा था इंडिया से, आज भी लड़ रहा है। डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क अभी फ़िलहाल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आया है। उम्मीद यही की जाती है कि जिस पर्पज़ के साथ स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, वो पर्पज़ सिद्ध हो, मतलब डेवलपमेंट आए कश्मीर में, लोग टेररिज्म के रास्ते को छोड़ें, खास करके यूथ, और उन्हें रोज़गार मिले, जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस हो, वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बने। ये सारी बातें आर्टिकल में बोली जाती हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एनपीटी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है विभिन्न देशों के बीच। ये फोर्स में आई थी 5 मार्च 1970 को। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी देश मेंबर हैं इस ट्रीटी के। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, कुछ ऐसे देश हैं जो अभी फ़िलहाल मेंबर नहीं हैं एनपीटी के। नॉर्थ कोरिया पहले मेंबर हुआ करता था, लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था। इवन इजराइल और साउथ सूडान भी मेंबर नहीं हैं इस ट्रीटी के। ये ट्रीटी देखो 3 मेजर पिलर्स पर आधारित है। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब और देशों को न्यूक्लियर वेपन्स प्राप्त करने से रोकना। देखो 1968 से पहले सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन हासिल कर चुके थे, लेकिन वो चाहते थे कि और कोई देश न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर पाए। अगर देखो सबके पास ही न्यूक्लियर वेपन होगा तो डर ज़्यादा होगा ना, पता नहीं कब कौन सा देश किसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर ले। तो पहला मकसद इस ट्रीटी का यही था, नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब रोकना विभिन्न देशों को कि वो न्यूक्लियर वेपन को प्राप्त ना करें। बदले में उन्हें ये बोला गया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सको पीसफुल पर्पजेस के लिए। ये देखो तीसरा प्रिंसिपल है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और एक बाकी जो पिलर बच गया है वो है डिसआर्ममेंट। इसका मतलब ये है कि वो देश जिन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स को प्राप्त कर लिया है, उस समय सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करें। समझ गए? मतलब उन 5 देशों ने बोला था ना बाकी देशों को कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को प्राप्त मत कीजिए, बदले में हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर आपको ये लगता है कि भैया आपने तो प्राप्त कर लिए न्यूक्लियर वेपन्स, तो हम भी धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर देंगे। वो बात अलग है, सिर्फ ये बातें थी, न्यूक्लियर वेपन्स को किसी ने नहीं एलिमिनेट किया। और इंडिया की यही शिकायत थी। इंडिया ने बोला था कि भैया आप डिसआर्मामेंट की बात तो करते हो, कोई टारगेट तो रखो कि 5 सालों में 10 सालों में हम हमारे सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दोगे। अगर आपने नहीं किया फिर, तो इसलिए इंडिया ने इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने कहा हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं, आपने कोई टारगेट नहीं रखा है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दोगे। और बाद में आगे जाके आपको पता है 1998 में हमने अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल किया। तो अब देखो 50 साल पूरे हो चुके हैं इस ट्रीटी को आए। एनालाइज हम कर सकते हैं कि ये ट्रीटी कितनी सफल रही है। डिसआर्मामेंट की बात करें, डिसआर्मामेंट तो देखो हुआ नहीं है। यूएसए, रशिया जैसे देशों ने अपने आर्सेनल को कम नहीं किया है। और अब तो एक बार फिर से आपको याद होगा, हमने पिछले हफ्ते आर्टिकल डिस्कस किया था कि आर्म रेस स्टार्ट हो सकती है। चाइना ने एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, रशिया ने भी किया, ऐसा आरोप यूएसए के द्वारा लगाया गया। यूएसए ने भी अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने वाली जो साइट है उसको रिवाइव कर दिया। आगे जाके उसका इस्तेमाल हो सकता है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पाकिस्तान बार बार इंडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकी देता रहता है न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने की। नॉर्थ कोरिया ने, जैसा हमने डिस्कस किया, 2003 से इस ट्रीटी को विड्रॉ कर लिया था और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, ऐसा सेफली एक्सपर्ट्स के द्वारा विश्वास किया जाता है। ईरान भी अब कोशिश कर रहा है, जब से यूएसए 2015 के एग्रीमेंट से बाहर आया है तो ईरान ने कहा है
इनडायरेक्टली कि अब हम न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कई सारे देश, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने डेवलप कर लिए हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जिनका छोटी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। डर देखो हमेशा ये भी लगा रहता है कहीं जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आतंकवादियों के हाथ ना लग जाएं। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स से उम्मीद ये की जा रही थी कि वो डिसआर्मामेंट करेंगे, लेकिन वो तो उल्टा चल रहे हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, कंपटीशन चल रहा है इनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यूक्लियर आर्सनल को स्ट्रेंथन करने का। अभी देखो वर्ल्ड में टोटल जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं 93% तो रशिया और यूएसए के पास हैं। तो दोनों के बीच बायलैटरल नेगोशिएशंस होनी चाहिए। पहले देखो इन दोनों देशों के बीच काफ़ी सारी ट्रीटीज थी न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए, फिर से वो नेगोशिएशंस रिज्यूम होनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच ट्रीटी साइन हो और ये अपने न्यूक्लियर आर्सनल को कम करें। इसके बाद चाइना, यूके, फ्रांस, ये और 3 देश हैं जिनको एनपीटी में रिकॉग्नाइज किया गया है कि हाँ इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनको भी देखो आपस में नेगोशिएट करना चाहिए कि टाइम बाउंड मैनर में ये भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करें। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान जैसे देश भी एक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, जब तक देखो मेजर पावर्स के बीच सहमति नहीं बनेगी तब तक ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वर्ल्ड से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो आवश्यकता ये है कि ये बड़ी पावर्स आपस में सहमति बनाएं, नेगोशिएट करना स्टार्ट करें ताकि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड का निर्माण हो सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एनपीटी से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।